दो और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके कमेंट्स भी ले लेते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स पर। राकेश बंसल हैं आरके ग्लोबल से और समीर चौहान है एंजल ब्रोकिंग से। राकेश, गुड मॉर्निंग। पहले आपके कमेंट्स। नेस्ले आईटीसी की हमने बात की, लेकिन एफएमसीजी में कोई स्टॉक आज आप पिक करेंगे इंट्राडे में? गुड मॉर्निंग दीपाली। दीपाली, काफी अच्छा स्पेस लग रहा है एफएमसीजी। इनफैक्ट मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि सारा स्पेस इतना अच्छा क्यों लग रहा है। जैसे डिम्पी ने अभी बताया, जीएसटी के कारण चल रहा है। इसमें आईटीसी हमने दीपाली ऑलरेडी क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है और मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे भी आईटीसी को बाय किया जा सकता है। 300 प्लस के लक्ष्य के लिए इस स्पेस से ब्रिटानिया पे भी हमारा बाय कॉल है और मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे ब्रिटानिया को भी बाय किया जा सकता है। 3279 के स्टॉप लॉस के साथ 3410 के टारगेट के लिए। दीपाली, एफएमसीजी हैवीवेट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न में बना रहा है और जिस तरीके से लीवर का चार्ट पैटर्न है वो भी एक बड़ी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, वहां पर भी बाइंग की जा सकती है। दीपाली, जिस तरीके से आपने नेस्ले का जिक्र करा, वहां पर मुझे लगता है इंट्राडे के नजरिए से दाव लगाया जा सकता है। ठीक है। समित चौहान भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समित, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपको मैं एसबीआई से पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एसबीआई आपको कितना ठीक लग रहा है, क्योंकि इसके जो एसोसिएट बैंक है ना, उसका कंसोलिडेशन होने वाला है। ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद 5 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपको ग्राउंड पे दिखने लगेंगी सारी चीजें। और उसमें कुछ वर्कफोर्स को हटाना चाहते हैं, 1500 ब्रांचेस बंद भी कर सकते हैं एसोसिएट्स बैंक की, ये खबर भी है इस बाजार के अंदर। एसबीआई इन पर्टिकुलरली कितना ठीक लग रहा है जब बैड लोन्स की बात भी हो रही है बाजार में? देखिए डिम्पी, ओवरऑल अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात करें तो लास्ट 3-4 दिनों में हमने अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा है मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। यस, हमारा लास्ट 2-3 वीक से ऑप्टिमिस्टिक स्टांस था। हालांकि ये पूरा स्पेस कंसल्ट कर रहा था एक नैरो रेंज में, बट हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि सूनर लेटर जो हमने प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, स्पेशली मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग में लाइक फेडरल बैंक, डीसीबी, तो उसमें एक कैचअप रैली हो सकती है फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग स्पेस। तो उसमें पीएनबी, यूनियन बैंक, ओबीसी हमारे प्रिफर्ड बैंक पिक्स है। बट एसबीआई की अगर बात करें तो कल उसने एक क्लियरली उसका एक मेजर हर्डल बन चुका था ऑफलेट 281-280 का, उसके ऊपर ही क्लोजिंग बेसिस पे हमने कल एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा हुआ है। तो हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक कंसोलिडेशन से बाहर आने के लिए पॉइज्ड है एसबीआई और सूनर लेटर हमें लग रहा है कि 290-292 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करना चाहेंगे। अगर फॉलो बाइंग हम देखते हैं 283 के ऊपर तो डेफिनेटली 290-92 के लेवल दिख सकते हैं। जी, बैंकिंग की बात हुई है तो एक बार कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से कांस्टेंट न्यूज फ्लो हम कोटक महिंद्रा बैंक में सुन रहे हैं। आज शायद थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, क्योंकि 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज कोटक महिंद्रा बैंक की। हरी स्पेकुलेशंस तो काफी है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर कि आज फंड रेजिंग के साथ साथ और क्या अनाउंसमेंट आ सकती है, क्या एक्सिस बैंक के साथ मर्जर की घोषणा हो सकती है, M&M फाइनेंशियल में क्या वो स्टेक ले सकते हैं, भारत फाइनेंशियल भी आप देखिए कल कैसे रिएक्ट कर रहा था। तो स्पेकुलेशंस तो काफी हैं, लेकिन इन स्पेकुलेशंस के बीच में एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर M&M फाइनेंशियल हो, जो कि खबरों में और इनफैक्ट तीनों इंटरकनेक्टेड हैं भी, जिस तरह का सोर्सेज के थ्रू न्यूज फ्लो है, आप कैसे रीड कर रहे हैं मौजूदा सिचुएशन और तीनों स्टॉक्स पर रिव्यू क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से यदि कोटक और एक्सिस का जो मर्जर की बात हो रही है, यदि वो सही निकला तो आई थिंक इमीडिएटली इट शुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर एक्सिस बैंक देन फॉर कोटक बैंक। क्योंकि देखिए, जहां तक कोटक बैंक का सवाल है, मार्केट कैप तो डेफिनेटली उसका एक्सिस से ज्यादा है, लेकिन आप ओवरऑल बिजनेस देखोगे तो एक्सिस इज मच लार्जर देन कोटक इज। तो इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं होगा। आई थिंक काफी लंबा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा और कुछ हद तक कोटक के स्टॉक प्राइस पे प्रेशर भी आ सकता है। आई वुड बिलीव दैट यदि कोटक ने M&M पे लिया तो उसमें 2 एडवांटेज है। एक तो सेम ग्रुप है, दे आर बोथ इन सम वे पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप। दूसरी बात यह भी है कि कोटक को एक बहुत बड़ा रूरल एक्सटेंशन मिल जाएगा जो फिलहाल उसके बैंकिंग बिजनेस में नहीं है। तो आई वुड बिलीव दैट यदि M&M रहा तो कोटक के प्राइस पे एक ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बट इफ इट्स एन एक्सिस अनाउंसमेंट, आई वुड बिलीव एक्सिस पे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस बीच एक शेयर देखिए सैनोफी। राकेश, एक बार इसका आप चार्ट देखिए तो मैं खबर बता देता हूँ। यूएस FDA से इनको एक मंजूरी मिली है एक इंजेक्शन को लेकर। ये ड्यूपलूम के नाम का एक इंजेक्शन है जिसको मंजूरी मिली है और ये एटॉमिक डर्मेटिक्स एक
प्रॉब्लम होती है जिसमें स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए भारत एक बड़ा बाजार है और इसके अलावा यूएसएफडी से जो मंजूरी मिली है इसका मतलब ये यूएस में भी इस पे कामकाज कर पाएंगे, वेंचर करेंगे, आगे करेंगे, थोड़ी क्लैरिफिकेशन आएगी। लेकिन ये बाजार बंद होने पे अच्छा वॉल्यूम भी था, आज न्यूज फ्लो भी काफी स्ट्रांग है। सैनोफी का आज का टारगेट आपको क्या दिखता है राकेश, और अगर मेरे को पोजीशन लेनी हो तो मैं स्टॉप लॉस का रखूं इसमें? देखिए डिम्पी, सनोफी मोर ऑफ नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, वॉल्यूम्स इतने नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। 4700 के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट लिया है। शॉर्ट टर्म में 50,000 5100 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं, बट मुझे लगता है डिम्पी इस स्टॉक में ट्रेडिंग ना करके अगर कोई इसे 2 से 2.5 साल का व्यू बना के बाय करता है तो 10,000 के आंकड़े को क्रॉस करने का पोटेंशियल रखता है, इसको बाय करके चलना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, 3 जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ब्रेक में जाते हुए बता देते हैं जी बिजनेस के आज के एजेंडा के बारे में। आज दिन भर जी बिजनेस पर एक बड़ा एनालिसिस आप देखेंगे। जीएसटी पर 12 बजे डिस्कशन शुरू होगा और पॉसिबिलिटी है लाइकली पैसेज की। वन नेशन वन टैक्स के तहत एक बड़ी कवरेज, किन स्टॉक्स पर इंपैक्ट आएगा, किन सेगमेंट्स को आपको अप्रोच करना है, ये हम आपको बताएंगे। ऑटो स्टॉक्स पर ध्यान रहेगा, स्पेशली 2 व्हीलर कंपनीज पर जिनमें हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज एक सुप्रीम फैसला ले सकता है BS3 नॉर्म्स को लेकर, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको लेकर। साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में मेगा पावर पॉलिसी पर चर्चा होगी और पावर स्टॉक्स पर स्पेशली ध्यान रहेगा। पावर फाइनेंस स्टॉक्स पर स्पेशली ध्यान दीजिए, जैसे कि PFC REC, यहाँ पर एक अच्छी गेज आज के सत्र में दिखाई दे सकते हैं। और जी बिजनेस की स्पेशल कवरेज, गर्मी में कमाई कूल कूल। इस पूरे हफ्ते ठीक 9:30 बजे आपने कुछ ऐसी मैनेजमेंट्स को सुना, ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कशन सुना जिनका सीधा सरोकार इस बार के समर से, जो कि लाइकली बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। आज सिम्फनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। और वित्तीय साल की आखिरी एक्सपायरी कल, 2 दिन लगातार आप अलग अलग स्ट्रैटेजी समझेंगे। स्टॉक्स पर आइडियाज आप जान पाएंगे एक्सपर्ट्स के, किन स्टॉक्स को चेज करना है एक्सपायरी के लिहाज से और नेक्स्ट सीरीज के लिहाज से। क्या क्या बदलेगा 1 अप्रैल से और क्या होंगे अब ट्रिगर, ये लगातार आप जानिए जी बिजनेस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, 3 जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है। SGX निफ्टी समय हरे निशान में है, ये आपका कन्विक्शन बढ़ाने का आज एक और काम कर रहा है और आज 9150 के आसपास SGX निफ्टी। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश बंसल से हम टेक्निकली समझ रहे हैं, सुमित भी हमको बता रहे हैं कि टेक्निकली मार्केट के अंदर इस समय क्या लग रहा है, और साथ ही हम हरी से ये जान रहे हैं कि फंडामेंटल जो न्यूज फ्लो है मार्केट के अंदर वो कितना इंपैक्ट डाल सकता है, तब जब आज 2 अहम फैसले कोर्ट से आने हैं। इसके अलावा सदन में भी आज GST को लेकर 7 घंटे की लंबी चर्चा होने वाली है, तो न्यूज फ्लो के हिसाब से भी आज एक अहम दिन है। 9100 का स्तर कल हमको निफ्टी में मिल गया था, आज कितने बढ़ेगा अभी तक समझ में आ रहा है, शायद 50-60 पॉइंट बढ़ के आ जाएगा। पूजा त्रिपाठी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ये समझ लेते हैं कि ओवरऑल ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनमें आज आपको ट्रेडिंग बेट मिलने वाली है। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। बताएं पूजा। जी, टाटा ग्रुप की कंपनियों में आज ज़्यादातर फोकस देखने को मिल रहा है जानकारों की तरफ से। चॉइस बुकिंग के कॉल से पहले शुरुआत कर लेते हैं। इन्होंने दीपक फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी 3% की अच्छी रैली देखने को मिली थी और आज भी 10 अंकों की मजबूती देखने का अनुमान है। 265 के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी करने की राय। रैमको सीमेंट्स अगला स्टॉक होगा। कल भी सीमेंट मिड कैप सीमेंट शेयरों में अच्छी रैली थी, वो मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है और रैमको सीमेंट्स में 685 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 648 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय है। और नाइडर इलेक्ट्रिक में अगला बाय कॉल है 150 के टारगेट के लिए और 140 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। इन्वेस्टर पॉइंट्स के कुछ कॉल्स लेते हैं। इन्होंने भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है। 1070 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में और 1035 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। अगला कॉल इनका मदरसन सुमी में है। 385 के लेवल्स के लिए खरीदारी करने की राय और 369 तक का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और अगला कॉल टाटा पावर में है। यहाँ पर आज कुछ मेगा पावर पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट हो सकता है और टेक्निकली भी ये स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है। 92 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और 87 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय ये दे रहे हैं। IDBI कैपिटल एक्सिस कैट्स में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। कल भी अच्छी रैली थी स्टॉक में, करीब 5 से 6% की तेजी देखने को मिली थी और आज भी वो बरकरार रहने की उम्मीद है। करीब 3 से 4% का अप मूव इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। 154 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स इनका अगला बाय कॉल है। 1074 का लक्ष्य के लिए खरीदारी करने
की सलाह और 1036 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदारी करने की राय दी है। 1115 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 1160 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं और आखिरी कॉल में इन्होंने टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की राय दी है। करीब 2 से 3% की तेजी स्टॉक में भी देखने की उम्मीद है। 605 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी, शुक्रिया पूजा आपका ये ट्रेड्स बताने के लिए। तो इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। टुडे स्टडी बताएंगे आपको कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स पर कमेंट ले लेते हैं। समिति श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको कैसा लग रहा है? कल इसमें जो मजबूती दिखी वो मार्केट क्लोजिंग से ठीक थोड़ा पहले और एक्सटेंड हुई, जिसके बाद ही दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। ये जिन्होंने इनिशिएट किए हो कल ट्रेड वो क्या करें आज, और लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट में? देखिए दीपाली, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ मार्च हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ 890-900। वहाँ से एक स्टीप रैली देखी थी और उसके बाद एक 2 वीक्स का कंसोलिडेशन देखा था। वो कल हमने क्लियरली इंट्राडे चार्ट्स पे वो एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देखा था और जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तब प्राइस वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गए थे। तो वो इंडिकेट करता है कि जो लास्ट 2 वीक्स का कंसोलिडेशन है उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक वॉल्यूम के साथ तो उसका जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर रहा है। तो डेफिनेटली जिन्होंने कल पोजीशंस लिए होंगे लॉन्ग पोजीशंस वो आज भी रुक सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर कल हमने हमारे क्लाइंट्स को अराउंड 1042 के आसपास रिकमेंड किया था। सो हम मेंटेन करते हैं हमारा ऑप्टिमिस्टिक स्टांस और ये आने वाले प्रॉब्ली 2 या 3 दिनों में ये स्टॉक 1110 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल पे भी बने रह सकते हैं और अगर आज इंट्राडे में माइनर डिप भी आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जी, ऑन डेप्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। लेकिन अब जान लेते हैं आज का टुडे ट्रेड, रुक कर लेते हैं स्पेशल सेगमेंट का। टुडे ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बता देते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिम्पी से जान लेते हैं आज का शेयर। बताइए डिम्पी। बीजीआर एनर्जी पे आप ध्यान रखें, टारगेट 144, 133 का एक स्टॉप लॉस है। असल में कंपनी पावर प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी और बीओपी 2 तरह के ऑर्डर्स लेने की प्रक्रिया है, दोनों के अंदर ही कामकाज करती है और इंजीनियरिंग की सेवाएं देती है। ये तो इसका कोर बिजनेस है। 5 दिनों में इसका जो औसत वॉल्यूम है थोड़ा 50% से कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है और 41% के आसपास का बनता है। शेयर अपनी बुक वैल्यू के भी नीचे कामकाज कर रहा है। काफ़ी शेयर आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि वैल्यू बाय बन जाएंगे, जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे हैं। और आज मेगा पावर पॉलिसी को लेकर भी एक सरकारी फैसला आ सकता है, जिसमें कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स पे वापस तेजी लेके आई जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इनसे जो इनको सेवाएं देने वाली कंपनीज हैं जैसे कि बीजीआर एनर्जी, इसको भी एक बेनिफिट मिल सकता है। ऑपरेटिंग मुनाफे में इसका कंपनी का सुधार जारी है और वीकली चार्ट्स पे पुल बैक के संकेत भी दे रहा है। कुल मिला के ऑर्डर बुक वो करीब 7,500 करोड़ से कहीं ज्यादा की अभी भी खड़ी हुई है और अब इसका ईपी और जो मार्केट कैप है वो ठीक ठाक है, करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप के साथ ये ट्रेड करती हुई कंपनी दिख रही है। उस पर आप नजर रखें। बीजीआर एनर्जी 144 का टारगेट है, 133 का एक स्टॉप लॉस है। इस शेयर पर आप ध्यान रखना ही होगा। लेकिन हरी एक अभी ना सीएलएससी की एक रिपोर्ट आई और बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की भी, वो एक्चुअली आईटी को लेकर आई है। संदीप थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, उनसे समझ लेंगे हम। लेकिन उन्होंने जो एक मोटी बात बोली है ना, वो ये कही है कि एचसीएल टेक उनको बहुत पसंद है। आपकी रिकमेंडेशन आईटी पे क्या है? ये एक ऐसा स्पेस है जो चला नहीं है, रुका हुआ है, बहुत सारी चीजें नोटिस कर रहा है, रुपए को भी नोटिस कर रहा है, यूएस को भी, और जो इससे जुड़ी हुई दिक्कतें हैं उसको भी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। एचसीएल टेक और इन्फोसिस दोनों में से एक चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? I think without doubt I would choose HCL Tech from a trading perspective, क्योंकि Infosys का जो भी अभी measures लिया जा रहा है, I think उसका impact शायद आपको अगले 1 या 2 साल में देखने को मिलेगा। तो probably as a long term bet Infy could be good, but फिलहाल तो मुझे कोई visibility दिखाई नहीं दे रहा। तो यदि आप बहुत short term की बात करेंगे तो considering both the strength of the rupee and also the way US market tech spending is panning out, मेरे ख्याल से HCL Tech should be a better bet as a short term trade। जी, चलिए अब बात करते हैं न्यूज इन फोकस की। और आज 2 सहयोगी मौजूद हैं 2 सेक्टर स्पेसिफिक बड़ी खबरें लेकर। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही अंचल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चलेंगे अंचल के पास, क्योंकि आज जो पूरा ही पावर स्पेस है वो एक्टिव रह सकता है, क्योंकि कैबिनेट में मेगा पावर पॉलिसी को अप्रूवल मिल सकता है। ये मेगा पावर पॉलिसी के की फीचर्स क्या हैं जिसका इंपैक्ट आ सकता है, ये समझ लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। देखिए, मेगा पावर पॉलिसी कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकता है अक्रॉस द बोर्ड पावर सेक्टर के लिए। जो अमेंडमेंट्स है उसमें एक सबसे बड़ी मंजूरी मिल सकती है वो ये कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं
उनको फास्ट ट्रैक तरीके से कैसे शुरू किया जाए उस पर आज फैसला लेते हुए दिखेगी कैबिनेट। करीब 31 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं कुल, जिसमें से 20 गीगावाट्स टोटली स्टैंड स्टिल पर है और सबसे पहले प्रायोरिटी होगी इन 20 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स को शुरू करना। दूसरा बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अटका हुआ है उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको वापस से प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, जहां पीपीएस नहीं हुए हैं उन्हें पीपीएस फैसिलिटेट करना। और एक और बड़ी चीज जो पावर स्पेस के लिए स्पेशली कंपनियों के लिए राहत भरी हो सकती है वो हो सकती है एक एडिशनल टाइम लिमिट मिल सकती है कंपनी को। देखिए प्रोजेक्ट अगर आपने शुरू किया है और अभी कोई इक्विपमेंट नहीं इंपोर्ट किया है तो आपको 10 साल तक का समय दिया जा सकता है पीपीए साइन करने के लिए, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप करीब 60% इक्विपमेंट इंपोर्ट कर चुके हैं, प्रोजेक्ट खड़ा हो चुका है लेकिन पीपीएस नहीं साइन हुए हैं, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 60 महीने यानी 5 साल का समय दिया जाएगा। और इसका फायदा पावर कंपनियों को ही नहीं बैंकों को भी होगा, जहां पे एक बढ़ते एनपीए की प्रॉब्लम्स है। तो सभी पावर कंपनियों पर नजर रखिए। ठीक है, 20 गीगावाट्स के जो हैं ये अटके हुए प्रोजेक्ट से इसको मंजूरी मिल जाएगी। और ये बात हमने सबसे पहले आपके सामने रखी थी कि जब यूपी इलेक्शंस कंप्लीट होंगे सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर किसी सेक्टर में हो सकती है सरकारी खेमे से वो पावर ही होगा। ये सेकेंड रिफॉर्म्स हो सकता है, अब खबर भी आती हुई दिख रही है। हरी, आपके रिकमेंडेशन चाहिए इन पावर कंपनीज पे। एक्चुअली कई सारी कंपनीज तो ऐसी भी हैं जब गैस बेस्ड भी हो चुके हैं और गैस के प्राइसेस इनको अच्छा मार्जिन्स भी दे रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर टॉरेंट है, एनटीपीसी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहा है। ये जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स है इससे कितना बूस्टर मिलेगा इन सभी कंपनीज को? देखिए डिम्पी, लॉट विल डिपेंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एक पावर पॉलिसी बनाया जा रहा है। इसके पहले भी एक यूएमपी बनाया गया था, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी बनाया गया था, बट इंप्लीमेंटेशन में काफी हद तक दिक्कत आती है। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग चैलेंज एज फार एज पावर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, क्योंकि मोस्ट पावर प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस में फंस जाती है। तो इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू पुश दैट थ्रू, मैं मानता हूं कि कंपनीज लाइक टॉरेंट, एनटीपीसी, इनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी, इनफैक्ट सुमित के पास चलेंगे लेकिन उससे पहले क्विकली राकेश, पावर स्टॉक्स डेफिनेटली आज एक्टिव रहेंगे, लेकिन क्या इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से पीएफसी को कंसीडर किया जा सकता है? दिवाली काफी अच्छा लग रहा है, ये एंटायर पावर स्पेस काफी अच्छा लगता है। और इनफैक्ट पीएफसी को इंट्राडे के नजरिए से आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। स्टॉक में कल क्लोजिंग के समय एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। 141 के अराउंड एक अच्छा बेस है और जो कल जो रैली बनी थी वो एक्सटेंड हो सकती है। बट इस पेस से अगर कुछ फ्रेश खरीदना हो तो मुझे लगता है दीपाली पावर ग्रिड को बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक काफी बड़ी कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, एक बॉटम बन चुका है स्टॉक का और स्टॉक मुझे लगता है 210-212 की तरफ जा रहा है। ठीक है, पीएफसी, पावर ग्रिड दोनों ही आप कंपनीज पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। राकेश ने आपको टेक्निकली भी बता दिया कि इन शेयरों पे आपको ध्यान रखना है। आप सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, आज एक फैसला टू व्हीलर कंपनीज को लेकर भी आ सकता है, अहम फैसला क्यों होगा? शुक्र डिम्पी, ये टू व्हीलर नहीं पूरे ऑटो स्पेस के लिए एक अहम फैसला है कि इसमें कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर भी यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे इस पूरे फैसले के बाद। दरअसल 1 अप्रैल के बाद क्या जो BS3 के गाड़ियाँ हैं फिर जो अनसोल्ड व्हीकल हैं उनको बेचा जाए या नहीं, इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है। अभी 1 अप्रैल तक उन्हें इसे लागू करना था और एक कंपनियों के पास बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिसको बेचने की बातचीत कर रहे हैं। सरकार का पक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ऑटो कंपनी का जो पक्ष है उसे भी सुन लिया गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेने जा रहा है। कुछ अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो करीब 8.5 लाख व्हीकल्स जो हैं वो BS3 नॉर्म्स के हिसाब से अभी अनसोल्ड इन्वेंट्री के तौर पे रखे हुए हैं पूरे ऑटो स्पेस के अंदर। और रफली अगर ये फैसला अपोजिट साइड पे जाता है, यानी कि अगर उन्हें मंजूरी नहीं मिलती तो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास के हिट की बातचीत इस पूरे स्पेस के लिए लगाई जा रही है। आपको ये बता दें कि ज्यादातर सभी कंपनियों का चाहे कमर्शियल व्हीकल हो या फिर 2 व्हीकल हो, उनके 2 व्हीलर व्हीकल्स हो, उनके पास एक मेजर इन्वेंट्री 70 से 80% इन्वेंट्री जो है वो BS3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखी हुई है। कई कंपनियों ने अपना जनवरी मार्च के दौरान प्रोडक्शन ना केवल किया है बल्कि बढ़ा के किया है BS3 के लिए, क्योंकि उनको डिमांड अच्छी आ रही थी। ये उन्होंने सियाम में एक तर्क भी दिया है। कुछ अगर और आंकड़ों की बात करें तो 3 व्हीलर स्पेस के अंदर करीब 40,000 व्हीकल हैं जो कि BS3 के नॉर्म्स में है। कमर्शियल व्हीकल में रफली 97,000 के आसपास के व्हीकल्स हैं। कार्स में करीब 16,000 व्हीकल ऐसे हैं जो कि BS3 नॉर्म्स में है। और 2 व्हीलर जो कि सबसे मेजर हिट होगा उसमें 6,70,000 व्हीकल जो है वो BS3
BS3 के नॉर्म पे है। इसका फर्दर अगर ब्रेकअप देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प के पास करीब 2,90,000 व्हीकल ऐसे हैं जो कि BS3 के नॉर्म्स पर है। होंडा मोटर्स के पास करीब 2,50,000 व्हीकल्स, बजाज ऑटो के 2 व्हीलर सेगमेंट में ही महज 80,000 व्हीकल जो है वो BS3 के नॉर्म्स पर है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर और M&M के पास कुल मिला के करीब 77,000 व्हीकल ऐसे हैं जो कि BS3 के नॉर्म्स के हिसाब से हैं। बजाज ऑटो के 3 व्हीलर सेगमेंट में करीब 32,000 व्हीकल जो है जो कि BS3 के नॉर्म पर है, और अतुल ऑटो के करीब 6,000 व्हीकल जो है जो कि BS3 के नॉर्म पर हैं। तो अगर कोई भी फैसला इसके अगेंस्ट में आता है तो इन कंपनियों के ऊपर इसका मेजर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्हीकल के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं किसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी से इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुमित, मैं 2 चीज़ आपसे और समझना चाहता हूं कि क्या पहले सरकार ने कोई एडवाइजरी इनको दी थी नॉर्म्स के रिगार्डिंग जिसका इन्होंने पालन नहीं किया? अब डेडलाइन है, कोर्ट के अंदर मैटर है, एक तो इस पर क्लैरिटी चाहिए आपसे मेरे को, और दूसरा हालांकि फैसला कोर्ट का होगा लेकिन ऑटो कंपनीज की तरफ से क्या दलील दी गई है कोर्ट के अंदर? देखिए, आपके पहले सवाल के बदले में सरकार ने इनको ये कहा था कि आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनियों ने बात साफ कर दी थी हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, बिक्री का क्या करें, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री रखी है उसका क्या करें? हाँ। क्या 1 अप्रैल के बाद उसे बेचे या ना बेचे? 1 अप्रैल तक हम इन्वेंट्री नहीं बनाएंगे, लेकिन बेचे या ना बेचे उसको लेकर सफाई दे दी जाए। तो एक बड़ी मनी इन्वॉल्व है, इसलिए भी फैसला उसके अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन वाली बात है तो गवर्नमेंट का स्टांस, सुप्रीम कोर्ट स्टांस क्या होने वाला है वो काफी क्रूशियल है, और जैसे उसका स्टांस आता है अकॉर्डिंगली जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, लेकिन हीरो मोटो पर एक कमेंट ले लेते हैं। हालांकि कई और कंपनियां हैं जो कि अफेक्ट होंगी, लेकिन सबसे लार्जली अफेक्ट जो कंपनी हो सकती है वो है हीरो मोटो कॉर्प। हरी, अगर BS3 नॉर्म्स के मुताबिक जो अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है अगर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का नेगेटिव डिसीजन आता है तो कितना बड़ा डैम्पनर आप इसे देखते हैं हीरो मोटो के लिए? मेरा मानना है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट विल स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आप इन्वेंट्री बेच सकते हो, फ्रेश प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। आई थिंक कुछ हद तक काफी ये साफ है कि इन्वेंट्री पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक फ्रेश प्रोडक्शन डेफिनेटली विल हैव टू बी अंडर BS4 नॉर्म्स। तो मैं मानता हूं कि जो भी फैसला आएगा इट्स मोर अ फॉर्मेलिटी। डेफिनेटली कोई भी सरकार कंपनीज को नहीं बोल सकती कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसे आप मत बेचिए, बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक ग्रेन ऑफ बिजनेस। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिसीजन आएगा, पर डेफिनेटली यस, कंपनीज नीड टू मॉडिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड बी रेडी फॉर BS4 फ्रॉम April 1st ऑनवर्ड्स। पर मेरा मानना है कि जहां तक इन्वेंट्री का सवाल है, दे विल बी allowed to sell it in the open market. आशीष चंद्रमोता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, दोनों का एक बार चार्ट पे आप भी देख लीजिए डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, डेटा के टर्म्स में तो अभी तक कोई बड़ा सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप हीरो मोटोकॉर्प में हमें देखने को नहीं मिला है। मैं समझता हूं अगर से स्टॉक किसी भी कारणों से 3250 के नीचे जाता है तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली शॉर्ट्स काफी एक्टिव इस स्टॉक के अंदर में होंगे। पर जब तक कि मुझे लगता है कि कोई बड़ा मूव इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलेगा, डेफिनेटली 3250 के नीचे एक वीकनेस इस स्टॉक के अंदर नजर आती है। वैसे बजाज ऑटो में मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2780 के आसपास। अगर से ये सपोर्ट लेवल्स ब्रीच होते हैं तो बहुत शॉर्ट्स वहां पर पे भी बिल्डअप होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट 4-5 दिनों में जो गिरावट है वो ज्यादातर उसके अंदर हमने देखा लिक्विडेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा है, तो फ्रेश एडिशन अभी तक के शॉर्ट का इन दोनों ही स्टॉक्स में हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, हम उम्मीद भी करते हैं कि कोर्ट से कम ऐसा फैसला ना आए जो कि इन ऑटो कंपनीज के लिए भी मुश्किल हो जाए। हालांकि हाँ, पर्यावरण को लेकर जरूर इन कंपनीज को भी थोड़ा सा और जरा सोचना होगा क्योंकि इस कोर्ट सख्त दिख रही है। अशोक लीलैंड पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए सुमित हमको। एक खबर इसमें यह भी है कि ये कुछ एक लाइट कमर्शियल व्हीकल के डेवलपमेंट पे ना 400 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। इनका यही सेगमेंट बहुत अच्छा प्ले कर रहा है टाटा मोटर्स के खिलाफ, वो भी कमर्शियल व्हीकल में, लाइट कमर्शियल व्हीकल में ज्यादा अच्छा प्ले इनको मिल रहा है। अगले 2 साल में निवेश होगा 400 करोड़ का और 2019-20 तक ये अपनी बिक्री को 3 गुना करना चाहते हैं। आप मेरे को चार्ट देख के बताइए आपको अशोक लीलैंड कितना ठीक लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी में अच्छा मूव देता है ये। देखिए डिम्पी, जैन के फर्स्ट 15 डेज में हमने अशोक लीलैंड में काफ़ी अच्छा मूव देखा था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 76, 78। उसके बाद हमने लास्ट 3 से 4 वीक से क्लियरली ये स्टॉक में हायर लेवल से करेक्शन देखा था। सो इट इज़ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज जो हमने अर्ली पार्ट ऑफ जैन में जो एक अप मूव देखी थी, तो उसका ये करेक्टिव मूव है और हमें लग रहा है कि ये 84 से लेके 83 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
तो अगर पोजिशनल बेसिस पे हमें ये स्टॉक इनमें इन्वेस्ट करना है, सो देन वी वुड लुक फॉर अ करेक्शन टुवर्ड्स 84 83, वो एक अच्छा खासा बेट बनेगा वहाँ पे। इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूनर लेटर ये स्टॉक जिसका एक हाई डिग्री अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकता है। 4 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे और बात करेंगे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स की और कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज की। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव।